91.1 पर मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी, और हम बातचीत कर रहे हैं हमारे दमन छाबड़ा जी के साथ, जो एश्योर वीज़ा सर्विसेज के हैं। दमन जी हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। वो जो हाल ही में जो माइग्रेशन स्ट्रेटजी जारी हुई है और उसका किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है सारे तरह के वीज़ाज पर। जी हाँ किशोर जी, स्टूडेंट वीज़ास को लेकर काफ़ी चेंजेस हैं इस स्ट्रेटजी में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ उनके बारे में। तो स्टूडेंट वीज़ा, जैसे आपके सुनने वालों को शायद मालूम हो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। $30 बिलियन इससे आते हैं हर साल। तो गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी सीरियस है। और जो गवर्नमेंट की अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि पिछले कुछ सालों में इसमें जो है नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स की ग्रोथ काफ़ी हुई है। तो और नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स की जो कंसर्न जो है उनका, वो जो एक कंसर्न जो इस स्ट्रैटेजी में बताया गया है वो ये है कि काफ़ी लोग ऐसे जो आ रहे हैं जिनका मकसद पढ़ने से ज़्यादा काम करने पर है। तो और उस कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रैटेजी है वो बताती है कि कुछ घोस्ट स्कूल खुल गए हैं। तो घोस्ट स्कूल मतलब कि एक तरह का नाम है, पीछे कुछ नहीं है जी। तो ये स्कूल जो है स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ऐसे स्कूल हैं जो आपको एनरोल कर लेती हैं, आप आ जाते हैं और आपको आने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस लग रही है, क्लासेस हो रही हैं, आपको पेपर वर्क मिल रहा है, लेकिन आप काम में जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ उसके जो स्टूडेंट वीजा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके खिलाफ जाता है। तो एक कंसर्न ये था। तो पूरा मिसयूज हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो किसी तरह का वो इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। एक तो कोविड की वजह से लगता है कि वीजा पे जो आवर्स रिस्ट्रिक्शन थे वो खत्म हो गए थे। जी हाँ, अगर उनको रिस्टोर करते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। यही पिछले बार जब मैं यहाँ पर था हम बात इसी बारे में कर रहे थे। तो उस समय एक टॉपिकल न्यूज़ जो थी कि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर में अनाउंस किया कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात से स्टूडेंट को एनरोल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड बहुत है। तो वो यही जो सवाल आपने अभी किया उसी को लेकर था कि लोग जो है उस समय एलेक्स हॉक जो थे, जो मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, वो हमें सुनने में ये आया कि इंडस्ट्री के काफ़ी दबाव में आकर के कोविड से बॉर्डर खुल गए हैं, काम बढ़ गया लेकिन लोग नहीं हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया कि स्टूडेंट वीज़ा अगर आपके पास है तो आप बेधड़क काम कीजिए। 24 घंटे 20 घंटे कुछ नहीं है जी। तो वो जब रजीम चालू हुआ तो उस समय इमिग्रेशन के हिसाब से बहुत से प्रोवाइड लोग ऐसे थे बाहर जो एनरोल करते थे लोगों को, और ये घोस्ट स्कूल थे तो वो काम करने आते थे बजाय के पढ़ने। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। हालांकि आवर्स रिड्यूस करने से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन वो जो ड्राइवर जो स्ट्रेटजी में बताया गया है वो आवर्स को लेकर नहीं है। वो खाली ये है कि जो फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था और लोग काफ़ी नॉन जेन्युइन स्टूडेंट जो आ रहे थे वो काम करने के लिए ज़्यादा आ रहे थे, पढ़ने के लिए कम। तो इस एरिया को लेकर जैसे मैंने बताया स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन 3 हिस्सों में। तो एग्जिस्टिंग जो चेंजेस हैं जो हो चुके हैं ऑलरेडी, उसमें सबसे पहला चेंज तो ये है कि कुछ एक रास्ते जो पहले कॉमनली अख्तियार किए जाते थे वो अब मुश्किल हो गए हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आप कैनबरा यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं, एक बैचलर्स डिग्री है, $1 लाख उसकी 3 साल की फीस है, आपने 6 महीने की फीस दे दी, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, पढ़ाई शुरू कर दी। 6 महीने बाद ऐसे दूसरे कॉलेज भी हैं जो वही डिग्री देते हैं लेकिन 1/3 या हाफ प्राइस पर। अच्छा। तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्या करते थे कि वो 6 महीने बाद आपको एक रिलीज लेटर मिल जाती थी कैनबरा यूनिवर्सिटी से, आप वो रिलीज लेटर लेके बाकी के 2.5 साल आप दूसरे कॉलेज में पूरी कर लेते थे डिग्री। तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। वो उसको अब ये गवर्नमेंट ने टाइट करना शुरू कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेन फैक्टर क्या था कि अगर आप बैचलर के लिए आए हैं और बैचलर ही कर रहे हैं तो नया वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन वो वीज़ा चल कंटिन्यू करता है। तो एक इशू तो ये थोड़ा टाइट हुआ है। उसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस की जो फिगर थी वो आपको जितने दिखाने पड़ते थे रिजर्व्स, वो बढ़ा दी गई है, वो 25,000 कर दी गई है अब। तो अब चाहे आप पढ़ने आए कैनबरा में और अपने अंकल के पास रहे या आंटी के पास रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उतने फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं। तो वो फंड्स की अमाउंट बढ़ा दी गई है।
तो अगली चीज जो इम्प्लीमेंट की है वो एक नया रेगुलेटर बनाया है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था ये जो घोस्ट स्कूल्स हैं और जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट है, ये सबसे ज्यादा इनका इम्पैक्ट जो है वो वोकेशनल सेक्टर पर है, अच्छा। टर्शरी सेक्टर पर इतना नहीं है। तो जो जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एसोसिएट डिग्रीज, छोटे कोर्सेज हैं, हाँ। उन पर ज्यादा इनका असर है। तो एक वेट रेगुलेटर बनाया है जो इन मामलों को और आगे थोड़ा डिटेल में देखेगा। तो हाँ। ये तो है एग्जिस्टिंग। अब जो आने वाली चीजें हैं वो क्या हैं, और यही जो है वो सबसे बड़ा स्टूडेंट वीजा एरिया में रिफॉर्म है। तो सबसे बड़ा चेंज तो इन्होंने इंग्लिश में डाल दिया है कि अच्छा। इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी जाएगी। किस तरह से? तो आज की डेट में अगर आप खाली स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने आते हैं तो आपको जो है जब भी हम इंग्लिश का जिक्र करते हैं तो आइल्स की बात होती है। हालांकि इंग्लिश के 3-4 और अलग अलग टेस्ट भी हैं, पर सबका कंपैरिजन जो है वो बेंचमार्क आइल्स से होता है। तो आइल्स में 5.5 का जो स्कोर है वो आपको ओवरऑल लाना चाहिए अगर आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए। तो वो 5.5 को बढ़ाकर 6 कर दिया गया। अच्छा। तो उसमें इनकी इंटेंशन ये है कि कुछ नॉन जेन्युइन स्टूडेंट उसमें कट जाएगा, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा जो चेंज काफी बड़ा सिग्निफिकेंट है वो ये है कि स्टूडेंट वीजा के पूरे प्रोग्राम में जो है इंटेग्रिटी बढ़ा दी गई है। उसकी जो जितनी उसको बारीकी से केसेस को देखा जाता था उसको बढ़ा दिया गया है। तो सबसे बड़ा चेंज जो ये है कि जिन लोगों का स्टूडेंट वीजा के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट रहा होगा उनको मालूम होगा कि एक GTE करके रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो उसमें आपको ये दिखाना पड़ता था कि आप ऑस्ट्रेलिया में जेन्युइनली टेम्परेरी आएंगे, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जी। तो उसके बाद आप पढ़ाई खत्म करके वापस चले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट वीजा का एक अंडरपिनिंग रिक्वायरमेंट है, आप हर किसी को ये दिखाना ही है। अच्छा। तो उसको रिप्लेस करके ये लोग एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट। हाँ। तो एक तरह से आप उस फोकस को नैरो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। और इसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो पहले भी देखी जाती थी वो अब भी देखी जाएंगी, लेकिन बहुत बारीकी से। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया है और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं पढ़ने, और आप चाहते हैं कि मैं डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर लूं, तो वो बहुत बारीकी से देखेंगे कि आप एक लेवल तक पहुंचकर नीचे क्यों जा रहे हैं, आप बैचलर्स करने के बाद डिप्लोमा क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा एंगल ये है कि आपने बैचलर्स की है अकाउंटिंग में, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं बैचलर इन IT कर लूँ, तो वो बहुत बारीकी से देखेंगे कि आपका करियर का इम्पैक्ट क्या है, करियर चेंज क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पहले भी देखी जाती थी, लेकिन अब बहुत ध्यान से इन पर जोर किया जाएगा। अच्छा। फिर अगर आपने 5 साल पहले एक डिग्री खत्म की है, उसमें बीच में आपने 2, 3, 4 छोटी मोटी नौकरियां की हैं, बात नहीं बन रही है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक और डिग्री करना चाहते हैं, तो उस गैप को भी स्टडी करेंगे कि दो पढ़ाई के बीच में जो गैप है वो क्यों है और क्या किया है। तो संक्षेप में ये है कि अब अगर आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए तो आपको वो जेन्युइन स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंडर आपको दिखाना पड़ेगा कि इस पढ़ाई से आपके करियर में क्या वृद्धि होने वाली है, आपकी जो पिछली पढ़ाई है और अगली पढ़ाई है उसमें कनेक्शन क्या है, और जो पाथवे है वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा क्या होता है? और मैं उस पर आता हूँ अभी 1 मिनट में। अच्छा। तो ये तो जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होने वाला है ये अपने आप में एक बड़ा सिग्निफिकेंट है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्टर की एक डायरेक्शन आती है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, मिनिस्टर ने कह दिया तो कह दिया, तो वो डायरेक्शन है, उसमें सब लिखा जाता है कि आप अगर किसी स्टूडेंट वीजा को देने वाले हैं, स्टूडेंट को वीजा देने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इन चीजों पे पहले गौर करेंगे। तो हमारे लिए अश्योर वीजा के लिए इसमें कुछ इतना फर्क नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो जब से प्रैक्टिस शुरू की है हम हमेशा ही जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस पर अपना पूरा फोकस डालते हैं, क्योंकि वही एक सबसे जो है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, बाकी ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, पैसे हैं, इंग्लिश है, वो सब नहीं है। तो मेरी शुरू से ये फोकस रही है कि हम स्टूडेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करके और उस जो रिस्पॉन्स को हम अच्छा बनाते हैं। तो ये जो हो जाएगा जेन्युइन टेस्ट के बारे में। अच्छा।
अब जो एक और चेंज बड़ा आ रहा है वो ये लोग स्ट्रेटजी में कहते हैं वीज़ा हॉपिंग। तो वीज़ा हॉपिंग को अब बंद किया जा रहा है। हाँ तो हाँ। वीज़ा हॉपिंग जैसे मैंने पहले बताया कि करीब बहुत लार्ज संख्या में लोग हैं जो एक स्टूडेंट वीज़ा के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो वो अब ये लोग उसको कम कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि लॉ के अंडर आपको अलाउड नहीं है, लेकिन वो सब जेन्युइन स्टूडेंट की जो है वो स्टेटमेंट है उसके अंडर एग्जामिन करेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे। और जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वो चाह रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो उन पर बहुत स्क्रूटनी रहेगी। अच्छा। जो चौथा चेंज है वो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा, जैसे आपने अभी हाँ। मेंशन किया। तो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा का जो जो जेनेसिस है वो ये है कि आप पढ़ाई करने के बाद आप अगर उस पढ़ाई को कुछ यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो आपने 2 साल या 3 साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, लेकिन उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस देने के लिए स्टूडेंट वीज़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है। अच्छा। तो ये वीज़ा तब निकाला गया कि आपको 2 साल या 3 साल या 4 साल आगे फुल टाइम काम करने को मिले, ताकि उस पढ़ाई का आप पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। हाँ तो ये जनरली ऑलमोस्ट ऑलवेज इजीली मिल जाता था। कुछ एक हाँ। कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट जो उसमें मेन है। तो ये टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा को लेकर भी इन्होंने चेंजेस रखी हैं। अब आज की डेट में टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा की जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल है। अच्छा। तो उसको गिरा के ये 35 करने वाले हैं। अच्छा। तो काफी फर्क पड़ेगा। हम लोग को माइग्रेशन इंडस्ट्री को थोड़ा कंसर्न है इस बात को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो लोग यहाँ पीएचडी करने आते हैं उनकी काफ़ी उम्र होती है। तो पीएचडी इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑस्ट्रेलिया, पर आप ये पाथवे जो है ये रास्ता बंद कर रहे हैं उनके लिए। पर गवर्नमेंट के अपने व्यूज़ हैं। अच्छा। दूसरी चेंज जो ये ला रहे हैं, जैसे मैंने अभी इंग्लिश का बताया, स्टूडेंट्स के लिए 5.5 की जगह 6 कर दी गई है। और जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है इसकी रिक्वायरमेंट है 6, तो ये बढ़ा के 6.5 कर दी जाएगी। अच्छा। तो आइल्स का जो टेस्ट है उसमें 6.5, तो जो दूसरे टेस्ट हैं उनमें इक्विवेलेंट स्कोर भी आता है, वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। तो इस कैटेगरी को लेकर ये, और इसमें ये भी बताया जाता है कि करीब 50% लोग जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा पर हैं वो लो स्किल्ड जॉब में काम करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 26% और 24% जो है वो क्लरिकल या उबर ड्राइवर और जी हाँ, सब तरह की हाँ। जॉब्स हैं। तो उनको लेकर एक कंसर्न है। और जो सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है वो आपके सुनने वालों के लिए अहम होगा कि अक्सर ये होता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया, 2 साल 3 साल पढ़ाई की, फिर टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा लिया, उसमें भी आपने 3 साल रह लिए। अब आपके पीआर का पाथवे में अगर कुछ अड़चन आ रही है और रुकना पड़ रहा है तो और एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते थे। अच्छा। और ये सब जायज़ था, पहले होता था। हाँ। वो बंद होने वाला है। अच्छा। तो अगर कोई आपके सुनने वालों में है जो स्टूडेंट वीज़ा भी ले चुके हैं और टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा भी उनका ख़त्म होने वाला है, तो उनके रास्ते बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। अच्छा, वापस तो जाना मेरी सलाह पड़ेगा। ये है कि किसी कंसल्टेंट से बात करें, चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं या किसी के पास भी। प्रोफेशनल एडवाइस लेनी इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस है। तो ये जी। चेंज जो है ये काफ़ी बड़ा चेंज है। और बाकी 1-2 छोटे चेंजेस हैं स्टूडेंट वीज़ा में, जैसे आप जैसे मैंने बताया घोष स्कूल्स और नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, तो हाँ। गवर्नमेंट उन घोष स्कूल्स को लेकर भी सीरियस है। अच्छा। तो एक नया जो वेट रेगुलेटर बनाया उसको पावर्स दी जाएंगी। तो कल अगर आप मान लीजिए कैनबरा में आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें आप डिप्लोमा की डिग्री कराएंगे, तो उसके लिए आपको जो रिगर होगा जो आपको अप्रूव करने के लिए वो बढ़ जाएगा। हाँ। तो किसी भी प्रोवाइडर को एजुकेशन सर्टिफिकेट अप्रूवल देने के पहले एक टेस्ट होता है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन। जी। तो उस टेस्ट के तहत जो कुछ वो देखते थे पहले, उससे बहुत ज़्यादा देखेंगे अब। अच्छा। तो क्योंकि स्टूडेंट को आने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक प्रोवाइडर क्रिकॉस में जो सिस्टम है उसमें रजिस्टर होना चाहिए, और कोर्स भी रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा। तो प्रोवाइडर और कोर्स को वो नंबर लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी वो अब बढ़ जाएंगी। अच्छा। उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, उनकी ऑब्लिगेशन बढ़ जाएंगी, और उन जो अप्रूवल के टेस्ट हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अच्छा। तो ये भी एक तरीका है उनका कि भाई हम इस थोड़ा सा- प्रॉब्लम को दोनों तरफ से टैकल करें। जी। हाँ, और आखिरी चीज जो है वो गवर्नमेंट ये देख रही है कि कंप्लायंस। तो कंप्लायंस तो जैसे आपको मालूम है हर चीज़ के 2 पहलू रहते हैं। हाँ। अगर आप कोई नई पॉलिसी निकालते हैं तो उसमें आपको कंप्लायंस ज़रूरी है।
तो लगभग $20 मिलियन गवर्नमेंट ने इंजेक्ट किए हैं इस पर। अच्छा। तो अब इसमें आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर पहले भी हुआ करती थी पर अब ज़्यादा होंगी। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डाटा मैचिंग कर सकती है। अच्छा। उन्हें मालूम है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको कितना टैक्स आ रहा है, आप कितनी कमाई कर रहे हैं, वो सब चेक करेंगे आप। जी। या फिर अगर आप मान लीजिए इंडिया में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने किसी बैंक लोन पे रिलाय किया फंड्स के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। फोन जी। उठा के बैंक से बात कर लेंगे या अच्छा। बैंक में चले जाएंगे। अच्छा। तो ये कंप्लायंस में ये सब चीज़ें अक्सर कॉमन होती हैं, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं होते। तो अब जो है ये फंडिंग दी गई है। हम्म। तो ये सब स्टूडेंट के वीज़ा के एरिया में चेंज है। लेकिन सबसे बड़े दो चेंज जैसे मतलब पता है, आगे की फर्दर स्टूडेंट वीज़ा हॉपिंग जो है वो बंद हो जाएगी और जेन्युइन टेस्ट आ जाएगा, तो जो बहुत ही अहम होगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने जैसा बताया कि लगता है कि बहुत सारे लूप होल्स थे स्टूडेंट वीज़ा जी हाँ। में, और सरकार इन लूप होल्स को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और काफ़ी लगता है कि टाइटनिंग हो रही है इस ओर। और इस मामले में जो अगर हमारे श्रोता हैं, जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आपने बताया वीज़ा हॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और ज़रूरी है कि वो आप जैसे किसी प्रोफेशनल से बात करें। जैसे कि आपने बताया आप एश्योर वीज़ा सर्विसेज काफ़ी एक्सपीरियंसड है। उनका आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारी फेसबुक पेज पर उपलब्ध होगा। आइए फिर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं दूसरे वीज़ाओं के बारे में। जी हाँ। सुन रहे हैं नीरज का ये गीत, लिखे जो खत तुझे। आशा है ये गीत आपको पसंद आएगा। उसके पॉइंट्स हैं, आपका डिग्री कौन सी है उसके पॉइंट्स है, तो वो जोड़ करके ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट है 65 पॉइंट आपके होने चाहिए। तो ये जो माइग्रेशन रिव्यू है इसने ये बताया है कि पिछले काफ़ी सालों से ये जो पॉइंट टेस्टेड माइग्रेशन है ये टिल्ट हो गई है, इसका झुकाव आ गया है अनप्रोडक्टिव वीज़ा कैटेगरीज की तरफ। जो जिस भावना को लेकर ये बनाई गई थी वो अब डिलीवर नहीं हो पा रही है। काफ़ी लो स्किल्ड वर्कर और जो ऐसे वर्कर उसमें आ रहे हैं जो इकोनॉमी में अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो एक पहला ड्राइवर ये था। दूसरा ड्राइवर ये है कि काफ़ी साल हो गए, 12, 13, 14 साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट से याद नहीं है, कि इसको कभी किसी ने छुआ नहीं है। तो चलो ठीक है, इसको रिव्यू कर लेते हैं। और उसका रिव्यू करने का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एज के पॉइंट्स हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आपको इस टेबल में 25 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल और 33 साल के बीच में है तो 30 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपकी उम्र 33 साल और 40 साल के बीच में है तो फिर 25 पॉइंट मिलते हैं। तो मुद्दा ये आता है कि जैसे जैसे आदमी एक्सपीरियंस होता जाता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है काम में, उसकी एज भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे एज बढ़ती है आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि 5 पॉइंट उसके कट जाते हैं। हाँ। अब उन 5 पॉइंट्स को लेने के लिए उसको कम से कम भी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक यंग माइग्रेंट जो अपनी डिग्री बाहर से पूरी कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया में आकर उसको काम चाहिए और वो आपको टैक्स भी देगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी उम्र 33 के ऊपर होगी, 5 पॉइंट तो हम काट लेंगे, लेकिन आपको चाहिए 5 पॉइंट, तो आप 3 साल काम कीजिए। तो थोड़ा 3 इम्बैलेंस। साल काम ऑस्ट्रेलिया में कि नहीं, बाहर बाहर? बाहर अच्छा। बाहर तो अभी आया नहीं ना। हाँ। तो ये थोड़ा इम्बैलेंस है। हाँ। दूसरा एक ये है कि इस पॉइंट टेस्ट कैटेगरी में एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था, कम्युनिटी क्रेडेंशियल्ड लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज कम्युनिटीज में चलती है, अगर आप में उसमें कुछ जैसे एक्सपर्टीज हासिल कर लें, तो जो नाटी है अपनी, जो नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है, उसके अंडर आप हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, आप एक्रेडिटेशन ले लीजिए, 5 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस लैंग्वेज को लेने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है या आप अपनी फील्ड में काम आपको मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत देर से छेड़ी नहीं गई हैं और गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये अब डिलीवर नहीं हो पा रही। तो ये सब चीज़ें। फिर एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, जैसे हम बोलते हैं टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा या 482 है, जो उसका पहला नाम 457 हुआ करता, जिसको सब लोग जानते थे। तो अगर आप उस स्ट्रीम के अंडर आते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब मैं पॉइंट टेस्टेड में चला जाऊं। अच्छा। वो एक तरह से लॉक हो जाते हैं आप। तो अगर आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आते हैं और आपको पॉइंट टेस्टेड में जाना है तो आपको पूरा साइकिल शुरू से करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसमें भी गौर किया जा रहा है।
हाँ। तो ये सब चीजें रिफाइन इनको लेकर गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि एज अ फ्यूचर रिफॉर्म, जैसे मैंने बताया ना, हाँ, हाँ। करंट इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव और फ्यूचर रिफॉर्म, तो ये सबसे तीसरे वाले खाने में आता है ये, हाँ, हाँ। कि ये फ्यूचर में होगा। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो ये है कि भाई 2024 या उसके जल्द ही बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, हाँ, हाँ। कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का अंदाज जो इस स्ट्रैटेजी में दिखाया गया है वो है ट्राईपार्टाइट, हाँ, हाँ। तीनों पहलू से, गवर्नमेंट, यूनियन और बिजनेस। अच्छा, तो यूनियन हम भी। तीनों को इकट्ठा करेंगे। हम्म। तो काफी बड़ा इनिशिएटिव है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। हम्म। तो ये सब कंसल्टेशन शुरू होंगी। अब कब खत्म होती है, क्या इनिशिएटिव आता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो ये अभी 2025 के बाद की बात है। अच्छा। तो आपके सुनने वाले जो इंटरेस्टेड हैं जनरल पॉइंट टेस्टेड माइग्रेशन में, उनको भी मेरी सलाह ये होगी कि जल्द एक्ट करें। अच्छा। जब तक ये करंट रिजीम है और अगर उसका फायदा उठा सकते हैं तो वी शुड। हाँ, हाँ। तो अब एक चीज और भी थी जो पॉइंट टेस्टेड माइग्रेशन में जिस बात को लेकर गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है, वो कहती है कि हमने पॉइंट टेस्टेड को, जो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन को है, अब हमने धीरे धीरे टेम्परेरी में शिफ्ट करते जा रहे हैं। हाँ, हाँ। पहले एक वीजा हुआ करता था 489, उसको बंद करके, वो टेम्परेरी वीजा, उसको बंद करके एक 491 निकाला। फिर स्कॉट मॉरिसन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फोकस हो गया कि नहीं जी, आप तो रीजन में जाइए, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन में नहीं जा सकते। तो ये भी एक वजह थी कि उस पॉइंट टेस्टेड में आप, हालांकि आप क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन आपको अपने मनपसंद की जगह में जाना अलाउड नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि भाई इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए ताकि हम लोग एक बैलेंस बना सकें। तो एक जो 8 की एक्शंस मैंने बिगनिंग में बताए, जी। उसमें से एक ये भी है रीजनल फोकस, और जैसे आपने बताया अच्छा। वर्किंग हॉलिडे मेकर्स और रीजनल वीजा। हाँ, हाँ। तो ये पूरी बास्केट है एक तरह से, अच्छा। हर पहलू को लेकर गवर्नमेंट कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रही है, और इन सबको जब इकट्ठा करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम जो है वो बेटर होगा। अच्छा, तो ऑक्यूपेशंस लिस्ट भी थोड़ी टाइटन की जा रही है और उसको रिवाइज किया जा रहा है क्या? ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगले पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, अच्छा, क्योंकि वो जरूर। वहां ज्यादा उसका अहम फोकस एम्प्लॉयर है। स्पॉन्सर्ड पे? हाँ जी, लेकिन एक मोटे तौर पे जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेकर भी थोड़ा कंसर्न था कि आपने हर तरह के वीजा के लिए अलग ऑक्यूपेशन लिस्ट है और उसको अपडेट करना मुश्किल है। जो जो स्किल्स अथॉरिटी जो है, जो डिटर्मिन करती है कि कौन सी स्किल शॉर्टेज में है, कौन सी नहीं है, उनके लिए बहुत काम है। और कई बार तो ये भी बोला गया है एनेक्डोटली कि भाई ये कुछ तुक्के वाला काम है, हाँ। कहीं पे ऑक्यूपेशन आपकी ठीक जमती है, कहीं नहीं जमती है, तो ये सब रिव्यू होगा। अच्छा। तो अब जो नई एक ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो लहर आने वाली है, उसको हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो वो जो है वो CSOL के नाम पे, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें जो है जो रिफॉर्म मेन तौर पर है, एक तो पॉइंट टेस्ट रिव्यू होगा और उसके साथ साथ ही डिटरमिन करेंगे कि भाई ऑक्यूपेशन लिस्ट कैसी होनी चाहिए और उसके आगे क्या पाथवेज होने चाहिए। और इसमें ये भी सुनने में आया है कि अगर आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के थ्रू आए हैं, हाँ, हाँ। तो आपको वो पॉइंट टेस्ट में कुछ पॉइंट भी दे देंगे। अच्छा। कि मान लीजिए आप, अगर मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में आप एज ए शेफ आए हैं और आपने 2 साल काम किया है, तो आपको उसके 10 पॉइंट मिल सकते हैं। अच्छा। तो वो पाथवे खुल जाएगा कि उधर भी लोग जा सकते हैं। अच्छा, अभी करंटली लॉक्ड है, आप अभी ये locked है। एक बार एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा से आप पॉइंट जी टेस्ट हाँ। की ओर नहीं जा सकते। तो जरा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा जो है, ये फुल सर्कल आ जाता है। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जो वर्कर्स की दौड़ है उसमें पीछे रह रहा है। तो जब हम अट्रैक्टिंग स्किल्ड माइग्रेशन की बात करते हैं, तो ये मेनली फोकस करती है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा पर। जी। अब एक एग्जांपल लीजिए आप, स्नोई हाइड्रो 2 का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब उसमें वो फ्लोरेंस नाम की मशीन है, वो फंस गई है। तो हम कितनी देर से सुनते चले आ रहे हैं। जी। तो अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है, जर्मनी में है या स्वीडन में है या कहाँ है, वो उसको निकाल सकता है, तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि वो स्किल्ड माइग्रेशन में आए, वो पॉइंट टेस्ट देखे, वो फिर आए। एम्प्लॉयर चाहेगा कि मैं उसको मंगाऊं जल्दी से जल्दी। हाँ, हाँ। तो ये इन चीजों को लेकर ही ऑस्ट्रेलिया माना जाता है कि थोड़ा पीछे रह रहा है, अच्छा। क्योंकि दूसरे लोग जो है, दूसरी कंट्री जो है, वो जल्दी से इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो
आप इसको किसी भी डायमेंशन में ले लीजिए, चाहे तो आप इसको रेड टेप कह लीजिए, ब्यूरोक्रेसी है, लैक ऑफ मोबिलिटी कह लीजिए, इनफ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए, ये सब चीज़ें जो हैं मिलाकर एक रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अच्छा। अब रिफॉर्म ये है कि पहले हुआ करता था 457 वीज़ा, काफ़ी अरसे तक चला वो, तो वो कुछ पॉलिटिकल हो गया था और उसको हटा के इन्होंने 482 निकाला। अब 482 जो है, जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा था, उसमें 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, आप उसको 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी डिपेंड करता था आपकी ऑक्यूपेशन कौन सी लिस्ट में है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें। तो अगर आपकी ऑक्यूपेशन फलां लिस्ट में है तो 4 साल का वीज़ा है, अगर आपकी ऑक्यूपेशन फलां लिस्ट में है तो 2 साल का वीज़ा है। तो अब जो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर हमने स्किल अट्रैक्ट करना है तो इसको वी टर्न इट ऑन इट्स हेड। तो ये जो नया वीज़ा आ रहा है, अब नए नए वीज़े आएंगे, नए नए एक्रोनम आएंगे, अब इसका नाम होगा सिड, स्किल्स इन डिमांड, स्किल्स इन डिमांड वीज़ा। अच्छा। तो अब इस वीज़ा के अंडर भी जो है, अभी के हाल में जो गवर्नमेंट ने बोला है कि कम से कम 2 पाथवे, 2 स्ट्रीम रहेंगे। अच्छा। एक रहेगा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम और एक रहेगा कोर स्किल्स। अच्छा। तो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम उन लोगों के लिए जो मैंने पहले बताया कि बहुत हाई स्किल्स हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियरिंग मैनेजर्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए, और तरह के लोग जो हैं जिनकी स्किल्स बहुत डिमांड में है। उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं रहेगी, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, हम लिस्ट नहीं बनाएंगे। अच्छा। तो आप किसी भी ऑक्यूपेशन के हो, आप आ सकते हैं। अच्छा। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये कि आप जब आते हैं तो आपकी तनख्वाह कम से कम $1,35,000 होनी चाहिए। अच्छा। 135, तभी तो आपको हाई स्किल्ड माना जाएगा ना। जी। जितनी ज्यादा स्किल उतनी ज्यादा इनकम। हाँ। तो इनकम एक काफी अरसे से एक वैलिड टेस्ट माना जाता है कि अगर आपको किसी की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है कि आप वर्कफोर्स में Demand कितने में। हैं, अहम हैं, तो आपकी तनख्वाह कितनी मिल रही है, उस पर वो फोकस हो सकता है। उसमें फिर इन लोगों ने क्या किया कि अगर कह दिया कि ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है, फिर भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। तो आप जैसे लेबरर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, ट्रेड वर्कर्स हो गए, ये लोग एग्जाम्प्ट हैं, इनको एक्सेस नहीं है उस स्ट्रीम में। अच्छा। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में हालांकि ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन ये एक डी फैक्टो लिस्ट है जो एग्जाम्पशन लिस्ट है। अच्छा। ठीक है, तो ये हो गई। अब ये वीज़ा रहेगा 4 साल का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 2 साल या 4 साल। अभी जो है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको 2 साल का भी मिल सकता है, आपको 4 साल का भी मिल सकता है। तो ये वीज़ा जो रहेगा, ये 4 साल का वीज़ा रहेगा। अच्छा। और ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है, तो ये पाथवे हो गया एक। दूसरा जो पाथवे है वो कोर स्किल्स पाथवे। तो उसमें जो है कि जो स्किल्स जिनकी जो स्पेशलिस्ट पाथवे में नहीं आते हैं, वो दूसरे पाथवे में आ सकते हैं। अच्छा। तो उस पाथवे में क्या है कि इनकम की 135,000 की इनकम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिनिमम इनकम होनी जरूरी है। तो उसको हम कहते हैं TSMIT, टेम्परेरी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड। तो ये एक फ्लोर समझ लीजिए इनकम में कि 70,000 का जो है, इससे कम अगर कोई दे आपको तो वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट रहेगी। अच्छा। तो वो ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो कोर स्किल्स, क्रिटिकल नहीं है, कोर स्किल्स है। कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो वो कितनी बड़ी होगी, कब आएगी, ये अभी देखना है हमने। अच्छा। तो और फिर उसके अंडर जो है, जो सारे इनिशिएटिव्स दूसरे होंगे कोर स्किल्स पाथवे में। तो ये जो 2 मेजर जो इस स्किल्स इन डिमांड वीजा के अंडर ये सब चीजें आ रही हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से कोशिश की जा रही है कि जो माइग्रेशन है इस टेम्परेरी स्किल्ड का, जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हो, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। जी हाँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर मैं आपके सुनने वालों में से कई होंगे जो बिजनेसेस चलाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स होंगे, स्मॉल बिजनेस, तो उनका इंटरेस्ट होगा कि अगर आपको वर्कर चाहिए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहीं आप ऐसे सुनने वाले होंगे जो आना चाहेंगे ऑन वर्क वीज़ास। तो मैंने सोचा कि थोड़ा दोनों के पहलू से हल्का सा एक टच पॉइंट लिया जाए। तो जो एम्प्लॉयर है उनका सबसे बड़ा फायदा तो इसमें यह है कि रेड टेप नहीं है, कम है। तो जितने पहले लूप
हूप्स हुआ करते थे उसमें थोड़ी कमी आएगी। दूसरा एक ये है कि आज की डेट में जो है जो एम्प्लॉयर है उसको एक लेवी देनी पड़ती है जी। उसको हम कहते हैं स्किलिंग ऑस्ट्रेलिया फंड लेवी। हम्म, अब ये एक बहुत घुमा फिरा के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आप जो है अगर एक वर्कर को बुलाते हैं 1 साल के लिए तो हमें $1200 दीजिए, जिसकी रेवेन्यू कम है एक सर्टेन लिमिट से। अगर आप एक वर्कर को 2 साल के लिए बुलाते हैं तो $2400 दीजिए, 4 साल के लिए बुलाते हैं तो 4800 दीजिए। अच्छा। इस इनिशिएटिव के अंदर जो सिड के अंदर गवर्नमेंट ये ट्रायल करेगी कि वो पैसे हम आपसे सब पहले नहीं लें, अभी एकदम देने पड़ते हैं, कब महीने के महीने देते हैं। अच्छा, तो अगर आप 4 साल के लिए बुलाते हैं तो 48 महीने में $100 महीना देते रहिए। हाँ, तो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर कम है कि भाई मैंने 4800 दे दिया, कल को ये छोड़ के भाग गया तो मेरे पैसे गए। तो एक वो कंफर्टिंग एरिया है। दूसरा ये है कि आपको पहले दिखाना पड़ता था कि आप किसी और को ऑस्ट्रेलिया से नहीं ले सकते, इसलिए आप बाहर से मंगाओ। तो लेबर मार्केट टेस्टिंग हम उसको कहते हैं। तो लेबर मार्केट टेस्टिंग में बहुत सी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, 4 महीने में होना चाहिए, 28 दिन के लिए होना चाहिए, उसमें भी रिलैक्सेशन होगी, वो 6 महीने के लिए हो सकता है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का गोल ये है कि इसको हटा ही दिया जाए। अच्छा। अगर हमारे पास इतना डाटा है कि हमें पता है कौन सी स्किल डिमांड में है तो लेबर मार्केट क्यों टेस्ट करनी है। जी। तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि ये इसको टोटली स्क्रैप भी किया जा सकता है। अच्छा। एक और फायदा एम्प्लॉयर्स के लिए है कि आज की डेट में फास्ट प्रोसेसिंग हुआ करती है अगर आपको एक्रेडिटेशन मिली हुई है। वो एक्रेडिटेशन बहुत ही चुनिंदा बिजनेसेस को मिलती है जिनका बहुत अच्छा रेपुटेशन हो, उसको भी वाइडन किया जा रहा है। उसमें भी सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को क्रेडिट कर दें ताकि उनमें फास्ट 7 दिन में वीज़ा आए, उस तरह की सोच है। और अब अगर आप एक माइग्रेंट हैं तो आपको सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको मोबिलिटी है। अच्छा। आज की डेट में अगर आपका एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है तो आपको खाली जो है 60 दिन दिए जाते हैं कि आप नया एम्प्लॉयर ढूंढिए। अच्छा। उसकी जगह 180 दिन। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये दोनों पहलू में कुछ फ़ायदे हैं और ये जो नई स्कीम आएगी, सिड आएगी, इसमें उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं जो आना चाहते हैं इनमें और आप समझना चाहते हैं कि चेंजेस क्या हैं या करंट इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यू कैन रीच टू अस बाय ऑल मीन्स। लेकिन ये भी हम उम्मीद करते हैं कि नई स्कीम जो है थोड़ी और इसमें फ़ायदेमंद होगी दोनों साइड के लिए। तो दमन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हर तरह के वीज़ास के बारे में। और जैसा कि आपने कहा कि ये चेंजेस काफ़ी इम्पैक्ट करने वाले हैं और चेंजेस आसान भी नहीं है समझने में। जब हम बात कर रहे हैं तभी लग रहा है कि कुछ और भी और इंडिविजुअल केसेस में तो काफ़ी डिफरेंट होंगे। तो लोगों को अगर सलाह चाहिए तो दमन जी के साथ, एश्योर वीसा के साथ ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी जानकारी तो देंगे ही हम अपने उस पर। और दमन जी, हम आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए, इस माइग्रेशन स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत की और साथ ही साथ उसके इम्पैक्ट के बारे में बातचीत की। हमारे सुनने वालों के लिए काफ़ी ये जानकारी बड़ी लाभप्रद होगी। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू कुशीर जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आकर और सबसे बात करने का मौका मिला। और मैं तो लगातार रेडियो मनपसंद सुनता ही हूँ और सबसे कहूँगा कि आप भी लगातार सुनते रहिए 24/7 रेडियो मनपसंद तड़का लगाकर। जी हाँ, तड़का लगा के सुनते रहिए 24 घंटे 7 दिन हम आपके साथ में होते हैं, आपके हाथ में होते हैं। रेडियो मनपसंद ऐप पर भी और यहाँ FM 91.1 पर सुनते हैं नीरज जी का एक और खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आशा है कि आपको ये गीत पसंद आ रहे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।